Students, can you hear me बेटे? Please reply yes or no. मुझे आवाज नहीं आई बेटे, प्लीज रिप्लाई yes or no. आरती, ओके गुड बेटे, ग्रेट, थैंक यू वेरी मच। ठीक है, कल हमने देखिए चैप्टर नंबर 4 स्टार्ट किया था बेटे, प्लानिंग। प्लानिंग मैंने बताया था आपको, मैनेजमेंट के 5 फंक्शंस होते हैं, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग। तो वेरी फर्स्ट फंक्शन जो होता है मैनेजमेंट का, वो बेसिकली प्लानिंग होता है। ठीक है, प्लानिंग का मतलब मैंने कल बताया था आपको, थिंकिंग बिफोर डूइंग, कुछ करने से पहले कुछ सोचना प्लानिंग कहलाता है। प्लानिंग में व्हाट टू डू, हाउ टू डू, व्हेन टू डू, फॉर होम टू डू, इन सभी क्वेश्चंस के आंसर ढूंढे जाते हैं बेटे। ठीक है, प्लानिंग में मेनली ऑब्जेक्टिव डिसाइड किए जाते हैं और उन ऑब्जेक्टिव को हम कैसे प्राप्त करें, हाउ टू अचीव दीज ऑब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव को प्राप्त करने के मेथड्स डिफाइन किए जाते हैं। तो ये होती है आपकी प्लानिंग। प्लानिंग के कुछ फीचर हमने कल आपको बता दिए थे बेटे, जैसे प्लानिंग का फोकस ऑब्जेक्टिव अचीव करने पर होता है। प्लानिंग मैनेजमेंट का सबसे पहला फंक्शन होता है, प्राइमरी फंक्शन होता है बेटे। प्लानिंग ऑल परवेजिव नेचर का होता है, यानी इसमें बिजनेस और नॉन बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन दोनों ही शामिल होते हैं, दोनों के लिए ही प्लानिंग जरूरी होती है। प्लानिंग कॉन्टिन्यूअस होते बेटे, लगातार हमें जरूरत पड़ती है प्लानिंग की। प्लानिंग फ्यूचरिस्टिक होती है, क्योंकि व्हाट टू डू, हाउ टू डू, व्हेन टू डू, फॉर होम टू डू, ये सारे क्वेश्चंस जो हैं फ्यूचर से रिलेटेड होते हैं। इन क्वेश्चंस के आंसर फाइंड आउट किए जाते हैं, जो कि पूरा पूरा रिलेशन फ्यूचर से होता है, इसीलिए प्लानिंग आपकी फ्यूचरिस्टिक होती है, फ्यूचर से इसका सीधा रिलेशन होता है। प्लानिंग इन्वॉल्व डिसीजन मेकिंग, प्लानिंग में डिसीजन लिए जाते हैं, प्लानिंग में डिसीजन पर फोकस किया जाता है। प्लानिंग इज अ मेंटल एक्सरसाइज, और साथ ही साथ जो प्लानिंग है आपकी वो एक मेंटल एक्सरसाइज है, माइंड से प्लानिंग होते हुए। प्लानिंग के अंदर माइंड का यूज होता है, फिजिकली वर्क का यूज नहीं होता, मेंटली वर्क का यूज होता है बेटे। फिर हमने कल इंपॉर्टेंस पढ़ा दी थी, लाभ कि प्लानिंग डायरेक्शन आपको प्रोवाइड कराती है, प्लानिंग बेटे अनसर्टेनिटीज को कम करने में आपकी सहायता करती है, प्लानिंग ओवरलैपिंग और वेस्टफुल एक्टिविटीज को, ठीक है, सोल्व करने में आपकी सहायता करती है बच्चे। ठीक है, तो प्लानिंग के काफी सारे आपके लिए एडवांटेज थे कि भाई प्लानिंग वेस्टफुल एक्टिविटीज हो गया, ठीक है, प्लानिंग इनोवेटिव आइडिया लाने में सहायता करते हैं, तो काफी सारे थे। आज स्टार्ट कर लेते हैं हम लिमिटेशन ऑफ प्लानिंग। ठीक है, प्लानिंग की कमियां यानी लिमिटेशन। लिमिटेशन ऑफ प्लानिंग, तो लिमिटेशन तो आपको पता ही है बेटे, लिमिटेशन का मतलब कमियों से होता है। प्लानिंग में क्या क्या कमियां हैं, सबसे पहला है प्लानिंग क्रिएट्स रिजिडिटी। ठीक है, प्लानिंग क्रिएट्स रिजिडिटी, रिजिडिटी यानी कि स्थिरता, स्थिरता जिसमें इजीली चेंज किया ना जा सके, जिसमें किसी चीज को चेंज ना कर सके बेटे, वो चीज रिजिड कहलाती है, फिक्स्ड कहलाती है, स्थायी कहलाती है। तो एक बार अगर हमने प्लानिंग कर ली बेटे, ठीक है, मान लीजिए एक बार हमने अगले 1 साल के लिए प्लान तैयार कर लिए, तो बीच में उस प्लानिंग को चेंज करना, बीच में उस प्लानिंग में परिवर्तन करना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है बेटे। ठीक है, तो एक बार हमने प्लानिंग कर ली तो फिर हमें उसी प्लान पर आगे स्टिक होना पड़ता है, उसी प्लान को आगे फॉलो करना पड़ता है, उसमें चेंजेस बड़े मुश्किल हो जाते हैं, बहुत मुश्किल तरीके से चेंजेस किए जाते हैं। तो इसीलिए प्लानिंग जो है बेटा वो रिजिडिटी क्रिएट करती है, स्थिरता लेकर आती है, चेंजेस की जो गुंजाइश होती है, चेंजेस के जो सर्कमस्टेंस होते हैं वो कम ही रहते हैं वंस यू हैव डन द प्लानिंग। ठीक है, देखिए, although यद्यपि द क्वालिटी ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी इज इनहेरेंट इन प्लानिंग, तो भाई प्लानिंग में ठीक है, फ्लेक्सिबिलिटी तो देखने को मिलती है बेटे, फ्लेक्सिबिलिटी की क्वालिटी होती है, ठीक है, मीनिंग देयर बाय दैट इन केस ऑफ नीड ऑफ चेंजेस इट कैन बी ब्रॉट इन, यानी कि अगर हम चेंज करने की आवश्यकता पड़ जाए तो हम कर सकते हैं, बट इट मस्ट बी एडमिटेड दैट ओनली स्मॉल चेंजेस आर पॉसिबल। लेकिन आपको ये बात माननी होगी कि केवल छोटे मोटे चेंजेस या स्मॉल चेंजेस करना पॉसिबल है, लेकिन जो बड़े चेंजेस होता है वो प्लानिंग में पॉसिबल नहीं हो पाता। छोटा मोटा कोई चेंज है बेटे, कोई पॉलिसी चेंज हो गई, पॉलिसी तो चेंज हो सकती है भाई, पहले हमने कैश सेल की पॉलिसी डिसाइड की हुई थी, अब हम क्रेडिट सेल, तो इस तरह की छोटी मोटी पॉलिसियां तो चेंज हो सकती है, लेकिन जो बड़े चेंजेस होते हैं वो प्लानिंग में नहीं हम कर पाते। बिग चेंजेस आर नाइदर पॉसिबल, ना तो बिग चेंजेस करना पॉसिबल हो पाता है,
नॉर इन द इंटरेस्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, और बिग चेंजेस करना ना ही ऑर्गेनाइजेशन के हित में होता है बेटे। बड़े चेंजेस करने से ऑर्गेनाइजेशन का हित नहीं हो पाता, क्योंकि ऑलरेडी प्लानिंग करने में आपने बहुत टाइम बर्बाद कर दिया, बहुत समय आपने लगा दिया, सब लोगों को बिठाया होगा, काफी टाइम लगा होगा, काफी कॉस्ट लगी होगी बेटे। तो बड़े चेंजेस करना ना तो ऑर्गेनाइजेशन के हित में होगा और ना ही ये पॉसिबल या संभव हो पाता बेटे। Since it is not possible to introduce desired changes according to the changing situation, तो changing situation में desired changes करना बड़ा मुश्किल हो जाता है, impossible हो जाता है। The organization loses many chances of earning profit, तो क्योंकि यहाँ बड़े changes करना आसान नहीं होता, तो इसीलिए ऑर्गेनाइजेशन जो है बेटे प्रॉफिट अर्न करने के जो चांसेस होते हैं या अपॉर्चुनिटीज होती है उसे खो बैठता है। For this limited flexibility in planning, both in the interest as well as external factor are responsible। ठीक है बेटे, तो इस लिमिटेड फ्लेक्सिबिलिटी यहाँ पर डिजायर होती है, छोटे मोटे चेंजेस हम कर सकते हैं बट बड़े चेंजेस हम नहीं कर पाते, बड़ी फ्लेक्सिबिलिटी यहाँ देखने को नहीं मिलती। ठीक है, तो दीज कोड आर इंटरनल एंड एक्सटर्नल इनफ्लेक्सिबिलिटी। तो बेटे प्लानिंग में एक तो इंटरनल इनफ्लेक्स, देखो फ्लेक्सिबिलिटी का मतलब जहां चेंजेस इजीली किए जा सकते हैं, इनफ्लेक्सिबिलिटी मतलब रिजिडिटी क्रिएट हो गई है, स्थिरता क्रिएट हो गई है। तो इंटरनल स्थिरता कैसे बनी या इंटरनल इनफ्लेक्सिबिलिटी कैसे बनी है देखिए। तो बेटे दो तरह की होती है, एक तो होती है इंटरनल इनफ्लेक्सिबिलिटी, ठीक है, और एक हो जाएगी आपकी एक्सटर्नल इनफ्लेक्सिबिलिटी। इनफ्लेक्सिबिलिटी का क्या मतलब है यहाँ पर, स्थिरता, रिजिडिटी क्रिएट होना। तो इंटर देखिए, एट द टाइम ऑफ प्लानिंग द ऑब्जेक्टिव ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन आर डिसाइडेड, पॉलिसी आर डिसाइडेड, प्रोसीजर आर डिसाइडेड, प्रोग्राम आर डिसाइडेड। तो प्लानिंग करते समय ऑब्जेक्टिव डिसाइड होते हैं, पॉलिसियां बनती है, प्रोग्राम्स तैयार होते हैं, रूल्स बनते हैं, प्रोसीजर तैयार किए जाते हैं। इट इज वेरी डिफिकल्ट टू ब्रिंग द चेंजेस इन टाइम एंड टाइम अगेन। तो बार बार प्रोग्राम को चेंज करना, पॉलिसियों को चेंज करना, प्रोसीजर को चेंज करना काफी मुश्किल हो जाता है बेटे। हैंस इट इज अ इंटरनल इनफ्लेक्सिबिलिटी। तो क्योंकि इंटरनल चेंजेस करना मुश्किल हो जाता है, इसलिए प्लानिंग ने इंटरनल इनफ्लेक्सिबिलिटी क्रिएट की। अब एक्सटर्नल इनफ्लेक्सिबिलिटी देखिए। External inflexibility means various external factors that cause limited flexibility in planning बेटे। तो इसमें कई सारे फैक्टर होते हैं जो लिमिटेड फ्लेक्सिबिलिटी लेकर आते हैं, यानी कि छोटे मोटे चेंजेस हम कर सकते हैं, बड़े चेंजेस नहीं कर पाएंगे। जैसे these factors are beyond the controller of the planner। तो जो प्लानर होता है, जो प्लानिंग तैयार करता है बेटे, उसके कंट्रोल से बाहर होते हैं ये फैक्टर। ठीक है, द चीफ चेंजेस आ, देखिए पॉलिटिकल क्लाइमेट, राजनीति में चेंज आए, ये हमसे बाहर होता है बेटे। ठीक है, तो राजनीति में जो चेंज आता है वो एक्सटर्नल इनफ्लेक्सिबिलिटी क्रिएट करता है। साथ ही इकोनॉमिक चेंजेस, आरबीआई ने कोई रेट ऑफ इंटरेस्ट चेंज कर दिया, कोई और चेंजेस लिया बेटे, ये सारे इकोनॉमिक चेंजेस होते हैं। टेक्निकल, बाहर कोई टेक्निक चेंज हो गई, काम को करने की जो टेक्निक्स थी उनमें चेंजेस आया। ठीक है, नेचुरल क्लाइमिटीज, प्राकृतिक आपदा आ गई बेटे, जिस कारण चेंजेस आ गई। पॉलिसीज ऑफ कंपेटर, कंपेटर ने कोई पॉलिसियां तैयार कर दी। फॉर एग्जांपल इन पॉलिटिकल कंटेक्स्ट, एज अ रिजल्ट ऑफ चेंज अ न्यू गवर्नमेंट ब्रिंग्स अ न्यू ट्रेड पॉलिसी। तो जब भी नई गवर्नमेंट आती है तो नई ट्रेड पॉलिसी लेकर आती है। पॉलिसी ऑफ टैक्सेशन, इंपोर्ट पॉलिसी, ये सब नए नए चेंजेस आते हुए। ऑल दीज चेंजेस मेक्स एवरी सॉर्ट ऑफ प्लानिंग अ मीनिंगलेस केस। तो ये सब चेंजेस प्लानिंग को बेटे मीनिंगलेस बना देते हैं, उसके अर्थ ही खत्म हो जाता है। Similarly, a change in the policy of competitors suddenly makes all type of planning ineffective। तो इसी तरह जो suddenly change आता है बेटे कंपेटिटर की पॉलिसीज में, उससे भी बेटे अचानक चेंजेस आ जाते हैं और प्लानिंग इनइफेक्टिव हो जाती है। तो इसीलिए एक बार आपने प्लानिंग कर ली तो फिर वो रिजिडिटी क्रिएट कर देगी बेटे। ठीक है, फिर उसमें जो बड़े चेंजेस है वो हम आसानी से नहीं कर पाएंगे, छोटे चेंजेस तो कर पाएंगे बट बड़े चेंजेस नहीं कर पाएंगे। तो पहले लिमिटेशन है, प्लानिंग क्रिएट्स रिजिडिटी। सेकंड है, प्लानिंग डज नॉट वर्क इन डायनामिक एनवायरनमेंट। डायनामिक यानी कि गतिशील, जिसमें लगातार चेंज होता रहे। तो प्लानिंग डज नॉट वर्क इन डायनामिक एनवायरनमेंट। डायनामिक का मतलब गतिशील, जहां बहुत जल्दी जल्दी चेंजेस होते हैं, और एनवायरनमेंट का मतलब वातावरण। तो जहां आपका वातावरण, ठीक है, डायनामिक होता है, बहुत जल्दी जल्दी चेंजेस आते बेटे, वहां आपकी प्लानिंग धरी की धरी रह जाती है। ठीक है, भाई बहुत जल्दी चेंजेस आ रहे हैं, कभी इकोनॉमिक चेंज आ गया, कभी टेक्निकल चेंजेस आ गया, कभी पॉलिटिकल चेंज आ गया, कभी सोशल चेंज आ गया बेटे। ठीक है, तो बहुत सारे चेंजेस हो सकते हैं जो आपकी प्लानिंग को बेटे खराब कर सकते हैं, बेकार कर सकते हैं।
तो अगर बाहरी एनवायरनमेंट इस तरह का है जहां चेंजेस बहुत जल्दी जल्दी आ रहे हैं, बहुत तेजी से आ रहे हैं बेटे, तो फिर आपकी प्लानिंग धरी की धरी रह जाएगी। प्लानिंग फिर आपके लिए कोई बेनिफिशियल, कोई यूजफुलनेस आपको प्रोवाइड कराकर नहीं देगी। इसलिए कहा जाता है प्लानिंग डज नॉट वर्क इन द डायनेमिक एनवायरनमेंट। तो जो चेंजिंग एनवायरनमेंट होता है, गतिशील एनवायरनमेंट होता है, उसमें प्लानिंग काम नहीं करती। देखिए, प्लानिंग इज बेस्ड ऑन द एंटिसिपेशन ऑफ फ्यूचर हैपनिंग। तो प्लानिंग हमेशा फ्यूचर के लिए की जाती है और फ्यूचर के लिए एंटिसिपेशन लगाया जाता है, अंदाजा लगाया जाता है। सिंस फ्यूचर इज अनसर्टेन एंड डायनामिक, फ्यूचर आपका अनसर्टेन होता है, डायनामिक होता है, देयरफॉर द फ्यूचर एंटिसिपेशन आर नॉट ऑलवेज ट्रू। तो इसीलिए फ्यूचर के बारे में हमने जो एंटिसिपेशन लगाया है वो हमेशा ट्रू नहीं होता, हमेशा सच नहीं होता। So therefore, to consider planning as a basis of success is like a leap in the dark बेटे, ठीक है। तो अंधेरे में एक तरह से सूर्य को ढूंढना होता है बेटे, प्लानिंग करना, ठीक है। तो इसीलिए अगर लगातार बड़े बड़े चेंजेस हो रहे हैं तो प्लानिंग काम नहीं कर पाएगी। डार्कनेस में आप एक छोटे से पत्ते को, छोटी सी सुई को नहीं ढूंढ सकते। उसी तरह बेटे अगर एनवायरनमेंट चेंजिंग है तो उस समय फिर जो प्लानिंग है वो आपकी काम नहीं कर पाएगी। जनरली अ लॉन्गर पीरियड ऑफ प्लानिंग मेक्स इट लेस इफेक्टिव। तो जितना लंबे समय के लिए आप प्लान तैयार करोगे उतना ज्यादा ये लेस इफेक्टिव होता चला जाएगा। इसलिए प्लानिंग आपको शॉर्ट पीरियड के लिए करनी चाहिए, एक हफ्ते की या ज्यादा से ज्यादा एक महीने की। भाई एक महीने की प्लानिंग कर लेते हैं, ये महीना जब निकल जाएगा तब देखेंगे कि अगला महीना हमें क्या करना है। आप पूरे एक साल की प्लानिंग करके बैठ जाओगे बेटे तो हो सकता है बीच में कोई ऐसा चेंजेस आएगा जिससे आपकी प्लानिंग धरी की धरी रह जाएगी और आपके प्लान सारे फेल्ड हो जाएंगे। इसलिए इन्होंने बताया कि जो प्लानिंग है जितनी शॉर्ट पीरियड के लिए होगी, जितने कम समय के लिए होगी, उतना ज्यादा बेटर रहेगा बेटे ऑर्गेनाइजेशन के लिए। So therefore, इसलिए it can be said that planning does not work in dynamic environment. तो dynamic environment में planning कार्य नहीं करती। For example, example आया हुआ है देखिए, a company anticipate that the government was thinking about allowing the export of some particular product। ठीक है, एक कंपनी ने anticipation लगाया कि गवर्नमेंट कई प्रोडक्ट के एक्सपोर्ट को अलाउ करने वाली है बेटे। With this hope, इस आशा में द सेम कंपनी स्टार्टेड मैन्युफैक्चरिंग दैट प्रोडक्ट। तो कंपनी ने वो प्रोडक्ट बनाना शुरू कर दिया जो उन्होंने अंदाजा लगाया कि गवर्नमेंट इसे एक्सपोर्ट कराने की परमिशन देने वाली है बेटे। बट द गवर्नमेंट डिड नॉट अलाउ, लेकिन गवर्नमेंट ने अब अलाउ ही नहीं किया उसका एक्सपोर्ट। तो अब बेटे कंपनी की प्लानिंग धरी की धरी रह गई। उसने पहले से प्रोडक्ट बनाने शुरू कर दिए तो इसलिए उसकी प्लानिंग नाकामयाब हो गई क्योंकि गवर्नमेंट ने उसका एक्सपोर्ट किया ही नहीं। अब वो कंपनी क्या कर सकती थी, उस कंपनी को वेट करना था गवर्नमेंट के डिसीजन का कि भाई वंस एक बार गवर्नमेंट हमें अलाउ कर दे एक्सपोर्ट तब हम उसका प्रोडक्शन करें और लास्ट के पर प्रोडक्शन करें। गवर्नमेंट के अलाउ करने से पहले आपने प्रोडक्शन कर दिया और गवर्नमेंट ने फिर अलाउ ही नहीं किया तो आपके प्रोडक्ट धरे के धरे रह जाएंगे, बेकार हो जाएंगे। तो प्लानिंग बेटे ज्यादा लेंथी, ज्यादा जल्दी नहीं करनी चाहिए, समय के साथ साथ हमें प्लानिंग करते रहना चाहिए, शॉर्ट पीरियड की प्लानिंग हमें करते रहने चाहिए। ठीक है बेटे, तो प्लानिंग डायनेमिक एनवायरनमेंट में काम नहीं करती। थर्ड आ चुका है प्लानिंग रिड्यूस क्रिएटिविटी। ये पॉइंट मैंने कल ही आपको बता दिया था बेटे। इंपॉर्टेंस जो लाभ थे उसमें क्या हुआ था, प्लानिंग क्रिएट इनोवेटिव आइडिया, कि प्लानिंग इनोवेशन को जन्म देती है बेटे, रचनात्मक शक्ति को जन्म देती है। और यहाँ पर हमने कह दिया कि प्लानिंग रिड्यूस क्रिएटिविटी, कि प्लानिंग क्रिएटिविटी को रिड्यूस करती है। तो इसका रीजन तो वैसे मैंने कल ही बता दिया था कि जिस समय हम प्लानिंग करते हैं एट द टाइम ऑफ मेकिंग द प्लान, आप नई थिंकिंग, नए प्रोसीजर, नई पॉलिसी अपना सकते हो, नई चीजें आपके माइंड में आ सकती है। बट वंस एक बार आपने प्लानिंग कर दी, आपने अपने प्लान को फाइनलाइज कर दिया, अब उसमें चेंजेस की कोई गुंजाइश नहीं रहेगी। अब आप उसमें चेंजेस नहीं कर सकते, अब आप उसमें क्रिएटिविटी नहीं लेकर आ सकते। तो जब हम प्लान तैयार करते हैं उस समय वो इनोवेटिव आइडिया को जन्म देती है, लेकिन वंस एक बार अगर आपने प्लान तैयार कर दिए तो फिर क्रिएटिविटी के चांसेस, इनोवेशन के चांसेस खत्म हो जाते हैं, फिर कोई इनोवेशन नहीं होता। ठीक है, तो इसीलिए कहा गया प्लानिंग रिड्यूसेस द क्रिएटिविटी। तो अंडर प्लानिंग ऑल द एक्टिविटीज कनेक्टेड विद द अटेनमेंट ऑफ ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑर्गेनाइजेशन आर प्रीडिटरमिन्ड। तो बेटे जितनी भी एक्टिविटी होती है ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए, उन्हें प्री डिटरमाइन यानी समय से पहले उनका निर्धारण किया जाता है। कंसीक्वेंटली, परिणाम स्वरूप, एवरीबॉडी वर्क्स एज दे हैव बीन डायरेक्टेड टू डू सो। तो हर कोई बेटे जैसा उन्हें डायरेक्शन मिलता है, जैसा उनका मार्गदर्शन करते हैं वैसे ही काम करते हैं। वो फिर कुछ नई चीजें, नए प्रोसीजर, नए मेथड से काम नहीं कर पाते। प्री डिटरमिन ऑब्जेक्टिव और प्री डिटरमिन पॉलिसी के बेस पर आपको कार्य आगे करना
पड़ता है, आप अपने तरीके से कोई नई चीजें नहीं कर सकते। ठीक है, सो एवरीबॉडी वर्क्स एज दे हैव बीन डायरेक्टेड। ठीक है, देयरफॉर इट चेक्स देयर इज इनसाइजिवनेस। ठीक है, सो इट चेक्स देयर इनसाइजिवनेस। तो बेटे इससे उनकी जो नई सोचने की क्षमता होती है वो रुक जाते हैं बेटा, उस पर कंट्रोल आता है। इट मीन्स दैट दे डू नॉट थिंक अबाउट एप्रोप्रिएट वे, यानी कि अब वो एक थिंक का मतलब सोचना, अब वो काम को करने के एक नया तरीका नहीं सोच सकते, क्योंकि पहले से जो मेथड डिफाइन किया गया है उसी मेथड से आपको कार्य करना है बेटे। ठीक है, इसीलिए जो प्लानिंग है वो क्रिएटिविटी रिड्यूस करती है, रचनात्मक शक्ति में वो कमी लेकर आती है। फोर्थ है, प्लानिंग इन्वॉल्व्स ह्यूज कॉस्ट बेटे। नेक्स्ट है आपका, प्लानिंग इन्वॉल्व्स ह्यूज कॉस्ट। कॉस्ट का मतलब तो आपको पता ही है, लागत। तो प्लानिंग करने में बहुत ज्यादा लागत लगती है, समय बहुत ज्यादा लगता है बेटे। ठीक है, टाइम बहुत ज्यादा लगता है। टॉप लेवल, मिडिल लेवल, लोअर लेवल वर्कर्स को एक साथ बैठना पड़ता है, कई बार तो प्लानिंग में हफ्ते लग जाते हैं, महीने भी लग जाते हैं। ठीक है, तो इसीलिए प्लानिंग में क्योंकि समय लगता है, कॉस्ट लगता है, इसीलिए इसमें ह्यूज कॉस्ट इंकर होती है। तो प्लानिंग इज अ स्मॉल वर्क बट इट्स प्रोसेस इज रियली बिग। तो प्लानिंग एक छोटा काम है लेकिन इसका प्रोसेस काफी लेंथी होता है, काफी बड़ा होता है। प्लानिंग बिकम्स मीनिंगफुल ओनली आफ्टर ट्रैवर्सिंग अ लॉन्ग पाथ। एक लंबे रास्ते से गुजरने के बाद ही प्लानिंग की जाती है। इट टॉक्स अ लॉट ऑफ टाइम टू कवर द पाथ। इस पाथ को, इस प्लानिंग के रास्ते को कवर करने में काफी लंबा समय लग जाता है। So during this entire period, the manager remain busy in collecting a lot of information. तो प्लानिंग के दौरान जो मैनेजर्स है वो बिजी रहते हैं, व्यस्त रहते हैं, इधर उधर से इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने में, बेटे इधर उधर से डाटा कलेक्ट करने में, भाई किस तरह से हमें प्लानिंग करना है, पिछले साल हमने क्या किया था, इन सब चीजों को कलेक्ट करने में वो बिजी रहते हैं। So in this way, when so many people remain busy in the planning, तो बेटे आपने देखा बहुत सारे लोग प्लानिंग में बिजी रहते हैं, तो ऑर्गेनाइजेशन इज बाउंड टू फेसिंग द ह्यूज कॉस्ट। इसीलिए ऑर्गेनाइजेशन को एक हाई लेंथी कॉस्ट इंकर करनी पड़ती है। फिफ्थ बेटे, प्लानिंग इज अ टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस। तो प्लानिंग में टाइम बहुत ज्यादा लगता है, बहुत ज्यादा समय लगता है बेटे। टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है, समय इन्वॉल्व होता है इसमें, टाइम बहुत ज्यादा लगता है। तो प्लानिंग इज अ ब्लेसिंग इन फेसिंग अ डेफिनेट सिचुएशन। तो एक सीमित सिचुएशन या डेफिनेट सिचुएशन को फेस करने में प्लानिंग बहुत हेल्पफुल होती है बेटे। बिकॉज ऑफ इट्स लॉन्ग प्रोसेस इट कैन नॉट फेस सडन इमरजेंसी। तो ये इसका लेंथी प्रोसेस होता है, तो अचानक आने वाली इमरजेंसी को फेस नहीं किया जा सकता प्लानिंग से। प्लानिंग बेटे अगर आपको डेफिनेट पता है कि अगले एक साल में यही होगा, कुछ और नहीं होने वाला, तो प्लानिंग यूजफुल है। लेकिन अचानक चेंजेस आ जाए, एनवायरमेंट में अचानक चेंज हो गया बेटे, नए चेंजेस आ गए, तो फिर प्लानिंग आपकी फेल्ड हो जाती है। ठीक है, तो सडन इमरजेंसीज कैन बी इन द फॉर्म ऑफ सम अनफोरेंसिन प्रॉब्लम। तो सडन चेंजेस कोई अनफोरेंसिन प्रॉब्लम के रूप में आ सकते हैं जो आपने पहले कभी नहीं देखी, अचानक नई प्रॉब्लम आई है आपके सामने। और सम अपॉर्चुनिटी ऑफ प्रॉफिट एंड देयर हैव बीन नो प्लानिंग, या फिर वो कोई अपॉर्चुनिटी भी हो सकती है प्रॉफिट कमाने की बेटे, लेकिन प्लानिंग हमने की नहीं, उसके लिए प्लानिंग हमने कोई तैयारी नहीं की बेटे। ठीक है, तो देयर हैज बीन नो प्लानिंग फॉर ऑल दिस सिचुएशन बिफोर हैंड। तो इन सिचुएशन के लिए पहले से हमने कोई प्लानिंग नहीं की। एंड नाउ विच रिक्वायर इमीडिएट डिसीजन, अब हमें डिसीजन रिक्वायर है, इमीडिएट तुरंत डिसीजन हमें लेने हैं। तो इन सच अ सिचुएशन द मैनेजर थिंक्स ऑफ कंप्लीटिंग द प्लानिंग प्रोसेस बिफोर टेकिंग सम डिसीजन। तो बेटे मैनेजर कुछ डिसीजन लेने से पहले प्लानिंग करते हैं, सोचते हैं, विचारते हैं, थिंकिंग करते हैं। ठीक है, इट मे बी पॉसिबल दैट द सिचुएशन मे वर्सन और द चांस ऑफ अर्निंग प्रॉफिट मे स्लिप अवे। ऐसा भी हो सकता है कि सिचुएशन बहुत खराब हो जाए, वर्स बेकार सिचुएशन हो जाए, और आपसे जो प्रॉफिट कमाने के चांस है वो निकल जाए बेटे। दस प्लानिंग इज अ टाइम कंज्यूमिंग, इसीलिए प्लानिंग करने में बहुत समय लगता है एंड इट डिलेज द एक्शन। और प्लानिंग बेटे कार्य को देर कर देती है। ठीक है, कार्य में देरी कर देती है। और लास्ट लिमिटेशन है प्लानिंग की कि प्लानिंग डज नॉट गारंटी द सक्सेस। प्लानिंग बेटे आपको गारंटी नहीं देती कि आपको सक्सेस मिलेगी ही मिलेगी या सफलता मिलेगी ही मिलेगी बेटे। अगर प्लानिंग ऐसी गारंटी दे दे कि भाई सक्सेस सफलता मिलेगी मिलेगी, तो हर कोई प्लान तैयार करने शुरू कर देंगे बेटे। तो प्लानिंग काफी हद तक आपके रिस्क को रिड्यूस करती है, काफी हद तक आपके बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में डिसिप्लिन लेकर आती है, सिस्टमैटिक
ठीक है, प्रोसेस लेकर आती है, एक्टिविटी लेकर आती है, लेकिन प्लानिंग कभी भी बेटे सक्सेस या प्रॉफिट की गारंटी नहीं देती, ठीक है ना। तो इसीलिए प्लानिंग को हमें कभी भी इस ये सोच के नहीं करना चाहिए कि प्लानिंग करने से हमें प्रॉफिट हो ही जाएगा, ठीक है ना। तो ये इसकी लास्ट लिमिटेशन है। तो कहा गया है समटाइम्स, कई बार, द मैनेजर थिंक दैट प्लानिंग सोल्व ऑल दैट प्रॉब्लम, कि प्लानिंग करने से सारी प्रॉब्लम सोल्व हो जाएगी। अब जैसे आप स्टूडेंट ही हो, प्लानिंग कर लो कि मैं डेली 4 घंटे पढ़ूंगा और टॉप आ जाऊंगा, तो ये प्लानिंग करने से आप टॉप नहीं आने वाले, आपको उस प्लान को एग्जीक्यूट करना पड़ता है। उसी तरह मैनेजर अगर ये सोचता है कि भाई उसने केवल प्लानिंग कर दी, इससे उसका प्रोडक्ट या उसकी कंपनी हाई प्रॉफिट कमा लेगी, तो ये उसका बेटे गलत विचार है, ये उसकी, ठीक है, गलत फहमी है, वो फिर गलत नजरिए से जी रहा है बेटे। प्लान करने से कभी सक्सेसफुल नहीं होते, प्लान को एग्जीक्यूट जब किया जाता है, लागू किया जाता है बेटे, और फिर कोर्स ऑफ एक्शन को फॉलो किया जाता है, तब आपको सक्सेस मिलती है, सफलता मिलती है। तो सच अ थिंकिंग मेक्स देम नेग्लेक्ट देयर रियल वर्क, तो क्योंकि उन्होंने प्लानिंग कर दी तो रियल वर्क की तरफ वो ध्यान नहीं देते, एंड द एडवर्स इफेक्ट ऑफ सच एन एटीट्यूड टू बी फेस्ड बाय द ऑर्गेनाइजेशन, और उनके इस नेगेटिव एटीट्यूड का जो खामियाजा है वो ऑर्गेनाइजेशन को भुगतना पड़ता है। किनके? मैनेजर्स का। तो मैनेजर ने सोचा प्लानिंग हो गई, प्रॉफिट कमा लेंगे, और अब वो रियल काम पर, रियल वर्क पर ध्यान ही नहीं दे रहे बैठे, जिसका खामियाजा ऑर्गेनाइजेशन को भुगतना पड़ता है। In this way, planning offer the manager a false sense of security. तो प्लानिंग मैनेजर को एक झूठी सिक्योरिटी, झूठी सुरक्षा प्रोवाइड कराकर देता है, जिसके कारण वो केयरलेस हो जाते हैं। Hence, इसलिए we can say that mere planning does not ensure success, कि केवल प्लानिंग करने से सक्सेस नहीं मिलती, efforts have to be made to make the plan success देते। प्लान को सक्सेस बनाने के लिए हमें एफर्ट्स करने पड़ते हैं। तो ये था आपका टॉपिक लिमिटेशन ऑफ प्लानिंग, जो कि खत्म हो चुका है। नेक्स्ट टॉपिक है आपका प्रोसेस ऑफ प्लानिंग। तो प्लानिंग देखिए कोई वन टाइम एक्टिविटी नहीं है जो एक बार करने से हो जाती है, ये पूरा प्रोसेस है, पूरा लेंथी प्रोसेस इसके अंदर कवर किया जा रहा है। ये देखिए प्रोसेस ऑफ प्लानिंग, प्लानिंग की प्रक्रिया अब आपके सामने आ रही है। अगेन वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, इसमें से भी कई बार क्वेश्चन आ जाता है। देखिए, ठीक है, तो प्रोसेस ऑफ प्लानिंग आपका नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट हो रहा है। तो पहले मैं इंट्रोडक्शन पढ़ देता हूं इसकी प्रोसेस का। कवर व्हेन वी टुक द प्लानिंग इन द कंटेक्स्ट ऑफ मैनेजमेंट प्रोसेस, इट इज कॉल्ड एक्टिविटी। तो जब हम प्लानिंग को बेटे मैनेजमेंट प्रोसेस के रूप में करते हैं तो ये एक एक्टिविटी कहलाती है। इट बीइंग अ पार्ट ऑफ मैनेजमेंट, जो कि मैनेजमेंट का एक पार्ट होता है। देखिए मैनेजमेंट के 5 फंक्शन है, उसका पहला फंक्शन है प्लानिंग, जब ये एक्टिविटी की तरह काम होती है बेटे, ठीक है। बट ऑन द अदर हैंड, लेकिन दूसरी तरफ व्हेन इट इज स्टडीड सेपरेटली इट इज कॉल्ड अ प्रोसेस। तो जब इसे सेपरेटली अलग से पढ़ा जाता है तो ये एक प्रोसेस यानी कि प्रक्रिया बन जाती है, ठीक है। बिकॉज टू कंप्लीट दिस वन हैज टू क्लियर द मैनी स्टेप, क्योंकि प्लानिंग करने के लिए हमें काफी सारे स्टेप, काफी सारे स्टेजेस को पूरा करना पड़ता है, इसीलिए ये एक प्रोसेस बन जाती है बच्चे, ठीक है। जो प्लानिंग है वो ऑर्गेनाइजेशन के साइज पर डिपेंड करती है। बड़े साइज के ऑर्गेनाइजेशन को बेटे बड़ी प्लानिंग करनी पड़ती है। डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन हैव देयर डिफरेंट प्लानिंग, अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन अलग अलग प्लान तैयार करते हैं। प्लानिंग इज नीडेड इन ऑर्डर टू सोल्व अ प्रॉब्लम, प्लानिंग बेटे प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए की जाती है, और टेक एडवांटेज ऑफ सम प्रॉफिटेबल सिचुएशन, या फिर एक प्रॉफिटेबल सिचुएशन का फायदा या एडवांटेज उठाने के लिए की जाती है। In this context, a manager makes an analysis of strength and weaknesses. तो इसके लिए जो मैनेजर है स्ट्रेंथ और वीकनेसेस का एनालिसिस करते हैं एंटरप्राइज के अंदर, और फिर बेटे प्लानिंग करते हैं। फॉर एग्जांपल देखिए, इफ द गवर्नमेंट इज थिंकिंग ऑफ एस्टेब्लिशिंग अ फैक्ट्री फॉर द डेवलपमेंट ऑफ सम रूरल एरिया, कि अगर गवर्नमेंट रूरल एरिया के डेवलपमेंट के लिए फैक्ट्री लगाने पर विचार कर रही है, then an intelligent manager would certainly like to take advantage of this situation. तो जो एक इंटेलिजेंट मैनेजर होगा वो इस सिचुएशन का फायदा उठाने की कोशिश करेगा बेटे, ठीक है। प्लानिंग स्टार्ट्स फ्रॉम दिस वेरी पॉइंट, तो यहीं से ही उसकी प्लानिंग स्टार्ट हो जाएगी। तो अब देखिए सबसे पहले प्लानिंग में क्या किया जाता है, सेटिंग द ऑब्जेक्टिव। तो भाई सबसे पहले तो प्लानिंग में ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव सेट किए जाते हैं। ऑब्जेक्टिव आपको पता है अलग अलग टाइप के होते हैं, लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव, शॉर्ट टर्म ऑब्जेक्टिव, सोशल ऑब्जेक्टिव, पर्सनल ऑब्जेक्टिव, इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव।
तो जितने भी तरह के ऑब्जेक्टिव होते हैं, सबसे पहले जो एक मैनेजर है वो ऑर्गेनाइजेशन के लिए ऑब्जेक्टिव सेट करता है, उद्देश्य सेट करता है। हर ऑर्गेनाइजेशन के अस्तित्व में आने का एक उद्देश्य होता है। उन उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए ऑर्गेनाइजेशन बनता है, रिसोर्स कलेक्ट किए जाते हैं, एम्प्लॉय अपॉइंट किए जाते हैं, सारा काम इन उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए किया जाता है। देखिए, ऑब्जेक्टिव आर दोस एंड पॉइंट्स। अब ऑब्जेक्टिव क्या होते हैं? ऑब्जेक्टिव वो एंड पॉइंट होते हैं, वो अंतिम पड़ाव होता है बेटे, whose attainment for which all the activities are undertaken। तो ऑब्जेक्टिव्स वो एंड पॉइंट्स होते हैं जिनके लिए सारी एक्टिविटी परफॉर्म की जाती है। भाई जैसे आपका एंड पॉइंट्स है प्लस टू क्लास में अच्छे मार्क्स स्कोर करके आना, उसके लिए ये सारा प्रोसेस, सारी प्रक्रिया की जा रही है बेटे। आपका ऑब्जेक्टिव है प्लस टू क्लास अच्छे से पास करना, जिसके लिए आपको ये अलग अलग एक्टिविटीज परफॉर्म करनी पड़ रही है। बिजनेस पढ़ना पड़ रहा है, अकाउंट्स पढ़ना पड़ रहा है, इकोनॉमिक्स पढ़नी पड़ रही है, इंग्लिश पढ़नी पड़ रही है बेटे, घर पे पढ़ना पड़ रहा है, स्कूल में पढ़ना पड़ रहा है, ठीक है, किताबों से पढ़ना पड़ रहा है, गैस पेपर से पढ़ना पड़ रहा है। तो ये सारी एक्टिविटियां परफॉर्म की जाती है केवल उस एंड प्रोसेस के लिए। तो यही आपका होता है ऑब्जेक्टिव, वो एंड पॉइंट जिनके लिए सारी की सारी प्रक्रियाएं की जाती है। इन प्लानिंग, प्लानिंग में ऑब्जेक्टिव आर डिटरमाइन, सबसे पहले तो ऑब्जेक्टिव का डिटर्मिनेशन किया जाता है, निर्धारण किया जाता है, एंड देन डिफाइन द वेज हाउ टू अचीव दीज ऑब्जेक्टिव। और फिर बेटे डिसाइड किया जाता है कि इन ऑब्जेक्टिव को कैसे प्राप्त करना है, उसके फिर तरीके बताए जाते हैं, मेथड बताया जाता है बेटे। ऑब्जेक्टिव है हायरार्ची। ऑब्जेक्टिव का जो है बेटे हायरार्ची हो सकती है, उसके ऑर्डर हो सकता है। हायरार्की का क्या मतलब होता है? ऑर्डर, ठीक है। तो पहले आपको ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव प्राप्त करने हैं, जैसे फिर सोशल ऑब्जेक्टिव, ठीक है, और फिर अपने पर्सनल ऑब्जेक्टिव। तो ऑब्जेक्टिव जो होते हैं उसकी हायरार्की हो सकती है, उसका ऑर्डर हो सकता है, ठीक है। जैसे सबसे पहले ऑर्गेनाइजेशनल आते हैं, फिर डिपार्टमेंटल ऑब्जेक्टिव आते हैं, फिर इंडिविजुअल आते हैं। दे आर डिटरमाइंड एंड डिफाइंड इन द सेम हायरार्कियल ऑर्डर। इन्हें बेटे सेम हायरार्कियल ऑर्डर में प्राप्त किया जाता है। फॉर एग्जांपल, अ कंपनी वांट टू रेट इट्स सेल फ्रॉम 2000 करोड़। कंपनी अपनी सेल को 2000 करोड़ करना चाहती है। दिस ऑब्जेक्टिव कैन बी डिफाइंड इन दिस वे। तो इस ऑब्जेक्टिव को ऐसे बताया जा सकता है, सपोज से दैट कंपनी हैज 4 मेजर प्रोडक्ट। 4 प्रोडक्ट है कंपनी के पास बेटे, ठीक है, एंड दे आर एक्सपेक्टेड सेल। वो कहती है पहले प्रोडक्ट से हम 1000 करोड़ की सेल करेंगे, दूसरे से 500 करोड़, तीसरे से 300 करोड़ और चौथे से 200 करोड़। तो इस तरह से मिलाकर हमें 2000 करोड़ की सेल करनी है। तो इन दिस कंटेक्स्ट ऑब्जेक्टिव ऑफ डिफरेंट डिपार्टमेंट विल बी डिटरमाइंड। तो ये तो था पूरे ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव। अब इसके बाद डिपार्टमेंट के अलग अलग ऑब्जेक्टिव डिसाइड किए जाएंगे। For example, production department will come to know the amount of production of each product। प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को पता होगा कि भाई कितना अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट उन्हें तैयार करने हैं, ठीक है। इन द एंड ऑल द एम्प्लॉय ऑफ डिफरेंट डिपार्टमेंट विल बी टोल्ड अबाउट इट एंड व्हाट एक्सपेक्टेड ऑफ देम। तो सभी डिपार्टमेंटल एम्प्लॉय को बता दिया जाएगा उन्हें क्या करना है, कब करना है, कितना प्रोडक्शन उन्हें करना है। तो ये था पहला कि भाई प्लानिंग में ऑब्जेक्टिव डिसाइड किया जाता है, उन ऑब्जेक्टिव को प्राप्त करने के लिए मेथड डिफाइन किए जाते हैं। ऑब्जेक्टिव अलग अलग हो सकते हैं, ऑर्गेनाइजेशनल हो सकते हैं, डिपार्टमेंटल हो सकते हैं, पर्सनल ऑब्जेक्टिव हो सकते हैं, ठीक है, सोशल ऑब्जेक्टिव हो सकते हैं। उनका ऑर्डर होता है, उन्हें ऑर्डर वाइज ही प्राप्त किया जाता है। सेकंड है डेवलपिंग द प्रीमाइसेस। ऑब्जेक्टिव सेट करने के बाद हमें प्रीमिसेस डेवलप करनी पड़ती है। डेवलपमेंट द प्रीमिसेस। तो आपने एक और ऑब्जेक्टिव प्राप्त कर लिया बेटे, ऑब्जेक्टिव सेट कर लिया, तो उन ऑब्जेक्टिव को सेट करने के लिए आपको कुछ अजम्पशन, कुछ फैक्टर्स ध्यान में रखने पड़ते हैं, उन्हें हम प्रीमाइसेस कहते हैं बेटे, ठीक है। दो तरह के होते हैं ये प्रीमाइसेस, एक होते हैं इंटरनल, एक होते हैं एक्सटर्नल। तो ये प्रीमाइसेस किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के सक्सेस या फेलियर में बड़ा रोल प्ले करते हैं। तो देखिए, the basis of planning are those factors or assumption which influence the possible result of different alternate। तो बेटे प्रीमाइसेस का मतलब उन फैक्टर से होता है या उन अजम्पशन से होता है, ठीक है, जिससे बिजनेस की परफॉर्मेंस इफेक्ट होती है, जिससे बिजनेस की जो अचीवमेंट या सक्सेस है वो डिफाइन की जाती है। So these are those assumption or factors which influence the possible result of the business or the different activity। Before taking a final decision से पहले any alternative a forecast of these assumption is made। तो फाइनल डिसीजन लेने से पहले जो भी हमारे पास ऑप्शंस होते हैं या अल्टरनेटिव होते हैं, उनके फैक्टर्स या उनके अजम्पशन को ध्यान में रखा जाता है। द रेट ऑफ सक्सेस ऑफ प्लानिंग विल बी इन डायरेक्ट प्रोपोर्शन टू द रेट ऑफ सक्सेस ऑफ फोरकास्टिंग। तो आप सक्सेस होंगे या नहीं होंगे वो काफी हद तक डिपेंड करता है
कि आपने जो फोरकास्टिंग की है वो कितने हद तक सही है। अगर आपकी फोरकास्टिंग का समझ रहे हो ना, मतलब भविष्यवाणी करना, एक तरह से बिजनेस को लेकर भविष्यवाणी करना। तो अगर आपकी वो फोरकास्टिंग सही बैठती है तो आप सक्सेसफुल हो जाओगे, सही नहीं बैठती तो फिर आप सक्सेसफुल नहीं हो पाओगे बेटे। ये प्रीमाइसेस दो तरह की होती है, इंटरनल और एक्सटर्नल बेटे। ये प्रीमाइसेस किसी भी बिजनेस के सक्सेस या फेलियर के लिए जिम्मेदार होती है, ठीक है। इंटरनल प्रीमाइसेस देखिए, जो एक बिजनेस के अंदर होती है। प्रीमाइसेस का मतलब वो फैक्टर या वो अजम्पशन होते हैं जो एक बिजनेस की सक्सेस या फेलियर के लिए जिम्मेदार होते हैं, ठीक है। देखिए, इंटरनल में कैपिटल, अगर आपकी कैपिटल बढ़िया है, आपके पास पैसा धन अच्छा है, तो आप लेटेस्ट मशीनें वगैरह इंस्टॉल कर पाओगे, आपके सक्सेस के चांस बढ़ जाते हैं। लेकिन अगर आपके पास कैपिटल पर्याप्त नहीं है, पूंजी पर्याप्त नहीं है, तो आप फेलियर भी हो सकते हो। लेबर, अगर आपका लेबर अच्छा है, लेबर स्किलफुल है, वेल ट्रेन्ड है, तो वो एफिशिएंसी से काम करेंगे, प्रॉफिट को बढ़ाने का कार्य करेंगे। लेकिन अगर आपका लेबर नहीं है तो वो वेस्टेज बहुत ज्यादा करेंगे, मटेरियल वेस्ट करेंगे, मशीनें वेस्ट करेंगे, अपने आप को नुकसान पहुंचाएंगे, ऑर्गेनाइजेशन के लिए बेटे लॉस का कारण बनेंगे। रॉ मटेरियल, कच्चा माल भाई आपको किस किस्म का मिलता है, अच्छी क्वालिटी का मिलता है या नहीं मिलता, और फिर मशीनरी। तो ये सारे जो चार पार्ट है, ठीक है, कैपिटल, लेबर, रॉ मटेरियल, मशीनरी, इंटरनल प्रेमाइसेस का पार्ट है। अगर ये बेटर है, फेवरेबल है, तो एक बिजनेस के सक्सेस के चांस बढ़ जाते हैं। लेकिन अगर ये अनफेवरेबल है तो एक बिजनेस के फिर लॉस के चांस बढ़ जाएंगे। तो बेटे प्रीमाइसेस वो फैक्टर या वो अजम्पशन होते हैं जो बिजनेस की सक्सेस या फेलियर के लिए जिम्मेदार होते हैं। अब देख लीजिए एक्सटर्नल प्रीमाइसेस या एक्सटर्नल फैक्टर कौन से जो बिजनेस के सक्सेस या फेलियर का कार्य कर सकते हैं। गवर्नमेंट पॉलिसी, तो अगर गवर्नमेंट की पॉलिसियां आपके फेवर में है, आपके बिजनेस के फेवर में है, तो आपके सक्सेस के चांस बढ़ जाएंगे वैसे। बिजनेस कंपटीशन, अगर बिजनेस कंपटीशन लो है, ठीक है, कंपटीशन बहुत कम है मार्केट में, तो आप सक्सेसफुल होंगे। लेकिन कंपटीशन बहुत ज्यादा है तो हो सकता है आप फेल हो जाए। टेस्ट ऑफ कस्टमर, अगर बेटे कस्टमर जो है वो आपके प्रोडक्ट को लेकर फेवरेबल व्यू दिखाते हैं, वजह आपके प्रोडक्ट को लेकर वो खुश है, तो आपके सक्सेस के चांस बढ़ेंगे, अदरवाइज आप फेल हो सकते हैं। रेट ऑफ इंटरेस्ट, रेट ऑफ इंटरेस्ट लो है तो हम आसानी से कैपिटल अरेंज कर सकते हैं मार्केट में और नई नई टेक्नोलॉजी को इंस्टॉल कर सकते हैं, फेवरेबल सिचुएशन है बेटे। रेट ऑफ टैक्सेस, टैक्स भी देखा जाता है, टैक्स की रेट अगर लो है तो हम नए नए प्रोडक्ट बना सकते हैं, हमारे फेवर में हो सकता है, अदरवाइज फिर हम फेल भी हो सकते हैं। तो फॉर एग्जांपल अब आपको बता रखा है प्रीमाइसेस का एग्जांपल, आप देख सकते हैं कि अ कंपनी वांट टू एक्सपेंड इट्स बिजनेस, एक कंपनी अपने बिजनेस को एक्सपेंड करना चाहती है। इट हैज एन अल्टरनेट टू एस्टेब्लिश अ फैक्ट्री इन रूरल एरिया। अब इसके पास ऑप्शन है कि वो रूरल एरिया में फैक्ट्री सेटअप करे, गांव में ग्रामीण इलाकों में फैक्ट्री सेटअप करे। इन दिस केस इट्स इंटरनल प्रीमाइसेस कैन बी, तो अब उसे फैक्ट्री सेटअप करनी है तो उसकी इंटरनल प्रीमाइसेस क्या हो सकते हैं। देखिए सबसे पहले होगी कैपिटल, कि उसके पास पर्याप्त पूंजी है या नहीं है भाई फैक्ट्री सेटअप करने के लिए। फिर है रॉ मटेरियल, कि भाई फैक्ट्री सेटअप जब वो करेगी तो उसे कच्चा माल उस जगह पर मिल सकेगा या नहीं मिल सकेगा बेटे। लेबर, उस एरिया में लेबर मिल सकते हैं या नहीं मिल सकते, और मशीनरी, तो ये सारी उसकी इंटरनल प्रीमाइसेस हो जाएंगी। जबकि जो एक्सटर्नल प्रीमाइसेस है, ठीक है, उसमें आपका आ जाएगा भाई कि रेट ऑफ इंटरेस्ट किस तरह का है, ठीक है, और गवर्नमेंट की पॉलिसी कैसी है, बिजनेस का कंपटीशन कैसा है, ये सब आ जाएगा। तो इसके लिए बेटे मैनेजर शाल हैव टू मेक द फोरकास्ट, मैनेजर को बेटे इन सभी के लिए फोरकास्ट करनी पड़ेगी, भविष्यवाणी करनी पड़ेगी। इट शाल हैव टू कंसीडर दैट, उसे कंसीडर करना पड़ेगा नेसेसरी कैपिटल है या नहीं है, रॉ मटेरियल अवेलेबल होगा या नहीं होगा, लेबर मिल पाएगी या नहीं मिल पाएगी, ठीक है। तो ये सब चीजें ही डिफाइन करना प्रीमाइसेस कहलाता है। तो प्लानिंग के अंदर सेकंड स्टेप क्या होता है, प्रीमाइसेस। थर्ड देखिए, थर्ड है आइडेंटिफाइंग अल्टरनेटिव कोर्स ऑफ एक्शन। अल्टरनेटिव का मतलब होता है ऑप्शन, हर काम को करने के अलग अलग ऑप्शन होते हैं, अलग अलग तरीके होते हैं बेटे। एक काम को करने के बहुत सारे तरीके होते हैं, हर तरीका, हर मेथड, हर ऑप्शन या हर अल्टरनेटिव को हमें इवेल्युएट करना पड़ता है, उसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज डिफाइन करने पड़ते हैं बेटे, तब जाके उस अल्टरनेटिव को फाइनलाइज किया जाता है। और बिजनेस में हमेशा कभी भी एक अल्टरनेटिव सेलेक्ट नहीं किया जाता बेटे, हमेशा 2 या 3 अल्टरनेटिव सेलेक्ट किए जाते हैं।
क्योंकि अगर आपने केवल एक अल्टरनेटिव सेलेक्ट किया और एनवायरमेंटल चेंजेस के कारण उस ऑप्शन को प्राप्त करना इम्पॉसिबल हो जाएगा तो आप बैठे रह जाओगे ऑर्गेनाइजेशन में। तो हमें हमेशा दो ऑप्शन तैयार करने पड़ते बेटे। हम पहले ऑप्शन पर स्टिक रहते हैं जब तक वो फेवरेबल है, लेकिन जैसे ही मार्केट में कोई एडवर्स सिचुएशन आती है जिससे उसे प्राप्त करना इम्पॉसिबल हो जाए तो हम तुरंत अपने सेकंड अल्टरनेटिव पर चले जाते हैं और उसे प्राप्त करने की कोशिश करना शुरू कर देते हैं। तो इसीलिए बेटे बिजनेस में हमेशा दो अल्टरनेटिव हमें रखना चाहिए। पहले प्लान पर हम काम करें, अगर पहला प्लान हमारा फेल हो जाए, नाकामयाब हो जाए तो हम तुरंत दूसरे प्लान पर मूव कर जाए। तो देखिए जनरली देयर इज नो वर्क, कोई भी ऐसा काम नहीं होता विच हैज नो अल्टरनेटिव मेथड ऑफ डूइंग इट। तो हर काम को करने के बहुत सारे मेथड होते हैं, हर काम को करने के बहुत सारे ऑप्शन होते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ ऑब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव को देखते हुए द ऑर्गेनाइजेशन एंड द लिमिटेशन ऑफ प्लानिंग अल्टरनेटिव कोर्स ऑफ डूइंग पर्टिकुलर वर्क कैन बी डिस्कवर्ड। तो बेटे एक काम को करने के अलग अलग मेथड होते हैं, हमें उन सारे मेथड को डिस्कवर करना चाहिए, उन मेथड को ढूंढना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल इफ एन ऑर्गेनाइजेशन wants to expand its business, अब देखिए एक ऑर्गेनाइजेशन अपने बिजनेस को एक्सपेंड करना चाहता है, अपने बिजनेस का विस्तार करना चाहता है। अब अपने बिजनेस के विस्तार करने के उसके पास बहुत सारे ऑप्शन है। पहला ऑप्शन हो सकता है बेटे सेम लाइन ऑफ प्रोडक्ट में वो आगे एक्सटेंड करे, सेम लाइन ऑफ प्रोडक्ट को आगे बढ़ाता जाए। सेकंड ऑप्शन हो सकता है एक नए प्रोडक्ट को वो मार्केट में लॉन्च करे बेटे। थर्ड ऑप्शन हो सकता है एक नई इंडस्ट्री में वो इन्वेस्ट करे। ठीक है, तो बहुत सारे ऑप्शन होते हैं बिजनेस को एक्सपेंड करने के लिए। तो देखिए एक बिजनेसमैन अपने बिजनेस को एक्सपेंड करना चाहता है, इट कैन बी डन दैट। तो वो कैसे कर सकता है, देखिए बाय एक्सपेंडिंग द एग्जिस्टिंग बिजनेस, अपने एग्जिस्टिंग बिजनेस या एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट को ही आगे और बढ़ा सकता है। फॉर एग्जांपल इफ अ कंपनी इज एंगेज इन अ प्रोड्यूसिंग पर्टिकुलर साइज ऑफ टीवी, कि एक साइज का टीवी बना रही है, मान लीजिए 20 इंच का कोई टीवी बना रही है, तो उसे टीवी की मार्केट में ही आगे एक्सपेंड कैसे किया जा सकता है भाई, कि 30 इंच का भी बनाए भाई, 40 इंच का भी बनाए, बड़े टीवी भी बनाए। ठीक है, ताकि पहले गरीब कस्टमर भी परचेस कर सके और रिच कस्टमर भी परचेस कर सके। तो ये पहला ऑप्शन होता है कि सेम लाइन ऑफ प्रोडक्ट को ही आगे बढ़ाना, सेम बिजनेस को ही आगे बढ़ाना। कैसे बढ़ाएंगे, उसी प्रोडक्ट के बेटे अलग अलग वेराइटीज प्रोड्यूस करके बेटे। ठीक है, अलग अलग वेराइटीज प्रोड्यूस करके। ठीक है, सेकंड है बाय एंटरिंग सम अदर एरिया ऑफ प्रोडक्शन, वो कुछ अदर एरिया ऑफ प्रोडक्शन में भी जा सकते हैं। जैसे टीवी बना रही है तो फ्रिज भी बनाए बेटे, कूलर बनाना शुरू कर दे, इसे हम डाइवर्सिफिकेशन का नाम देंगे। जब एक कंपनी एक प्रोडक्ट को छोड़ के किसी नए प्रोडक्ट में एंट्री करती है तो उसे डाइवर्सिफिकेशन ऑफ बिजनेस कहते हैं। ठीक है, इसे लाइन एक्सटेंशन कहते हैं। टीवी की ही अलग अलग वैरायटी प्रोड्यूस करना, इसे लाइन एक्सटेंशन कहते हैं, कि सेम लाइन में ही हम एक्सटेंशन कर रहे हैं, लेकिन उस प्रोडक्ट को छोड़ के नया प्रोडक्ट तैयार करने का मतलब होता है डाइवर्सिफिकेशन ऑफ बिजनेस, कि भाई हम बिजनेस का डाइवर्सिफिकेशन कर रहे हैं बेटे। तो कर क्या सकती है भाई, और सम अदर एरिया में प्रोड्यूस कर सकती है, टीवी के साथ साथ फ्रिज बना सकती है, या फिर वो बेटे किसी और कंपनी के साथ कोलैबोरेशन कर सकती है, दूसरी कंपनी के साथ मिलकर प्रोडक्ट तैयार कर सकती है बेटे, कोलैबोरेशन। या फिर वो किसी छोटे बिजनेस को टेक ओवर कर सकती है और उसे अपने अंदर ले सकती है बेटे। तो बाय टेकिंग ओवर सम अदर बिजनेस एंटरप्राइज। तो ये थे आपके अलग अलग ऑप्शन। फिर इवेल्युएटिंग द ईच अल्टरनेटिव, इवेल्युएशन मूल्यांकन करना, इवेल्युएटिंग द अल्टरनेटिव कॉस्ट। तो आपने जो ऑप्शंस ढूंढे हैं, जो अल्टरनेटिव ढूंढे हैं, हर अल्टरनेटिव का हमें मूल्यांकन करना है, इवेल्युएशन करना है बेटे। इवेल्युएशन तो मैं बहुत बार बता चुका हूं कैसे करते हैं, मेरिट्स, डीमेरिट्स और लास्ट में कंक्लूजन बताता है बेटे। तो जो भी ऑप्शन निकल कर आए हैं हमें उसकी मेरिट्स पता करनी है, उसकी डीमेरिट्स पता करनी है और लास्ट में सेलेक्ट करना है कि इस ऑप्शन को हम चुन सकते हैं या नहीं चुन सकते बेटे। ठीक है, तो हमें इवेल्युएशन करना है, इवेल्युएटिंग द अल्टरनेटिव कॉस्ट। तो अल्टरनेटिव कॉस्ट को हमें इवेल्युएट करना है। देखिए all those alternative costs which are up to the expectation of minimum preliminary criteria are selected for intensive study। तो बेटे जो मिनिमम क्राइटेरिया को पूरा करते, क्राइटेरिया समझते हो ना बेटे, क्राइटेरिया एक पर्टिकुलर क्राइटेरिया को जो ऑप्शन पूरा कर रहे हैं हम उन्हें सेलेक्ट कर लेते हैं बेटे, और उनके ऊपर इंटेंसिव स्टडी, गहराई से स्टडी करेंगे, अध्ययन करेंगे और जांच पड़ताल करेंगे कि इस ऑप्शन को हम सेलेक्ट कर सकते हैं या नहीं बेटे। It will be seen to what extent a particular alternative course of action
हेल्पफुल इन द अचीविंग द ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। हम ये जांच पड़ताल करेंगे कि ये अल्टरनेटिव कितना ज्यादा हमारे ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव को प्राप्त करने में सहायता कर सकता है। देयर इज हाउएवर वन प्रॉब्लम, कई बार एक प्रॉब्लम आती है which confront us while analyzing these alternatives। तो कई बार ऑप्शन को एनालाइज करने में एक प्रॉब्लम हमारे सामने आ सकती है। एवरी अल्टरनेटिव हैज इट्स मेरिट्स एंड डिमेरिट्स, क्योंकि हर ऑप्शन के मेरिट और डिमेरिट होते हैं, ठीक है बेटे। फॉर एग्जांपल अ पर्टिकुलर कॉस्ट कैन बी हाईली प्रॉफिटेबल, कि भाई एक जो अल्टरनेटिव है वो बहुत ज्यादा प्रॉफिटेबल है बट इट रिक्वायर्स अ ह्यूज कैपिटल, लेकिन उसमें बहुत ज्यादा कैपिटल चाहिए। तो उसके मेरिट तो हो गया कि हाईली प्रॉफिटेबल, डिमेरिट हो गया भाई इतनी सारी कैपिटल कहां से लेकर आएंगे हम, ठीक है। तो बेटे जो ऑप्शन होते हैं उनके मेरिट्स और डिमेरिट्स हो सकते हैं बेटे। सिमिलरली अनदर अल्टरनेटिव, एक और ऑप्शन है जहां लेस कैपिटल चाहिए, हैज अ शॉर्ट गेस्टेशन पीरियड, कैपिटल भी चाहिए कम लग रही है बेटे और पीरियड भी आपका शॉर्ट है, यानी कम समय में वो हमें प्रॉफिट करना देना शुरू कर देगा बेटे। तो इस तरह से हमें हर ऑप्शन को इवेल्युएट करना है, उसके बेटे लाभ हानि पता करनी है और फिर देखना है कि इस ऑप्शन पर हम काम कर सकते हैं या नहीं कर सकते बेटे। तो हमने पहले अल्टरनेटिव आइडेंटिफाई किए, फिर हर अल्टरनेटिव को इवेल्युएट किया और अब हम पांचवें स्टेप में एक पर्टिकुलर इवेल्युएट को सेलेक्ट करेंगे। सो सेलेक्टिंग द अल्टरनेटिव, अल्टरनेटिव का क्या मतलब है, ऑप्शन। अब एक बेस्ट ऑप्शन को सेलेक्ट करने की बारी आ चुकी है बेटे, ठीक है। तो आफ्टर अ केयरफुल एनालिसिस, अच्छे से अध्ययन करने के बाद, ठीक है, केयरफुली एनालिसिस करने के बाद द बेस्ट अल्टरनेटिव इज सेलेक्टेड। तो बेस्ट अल्टरनेटिव को हम सेलेक्ट कर लेंगे। समटाइम्स द एनालिसिस यील्ड मोर देन वन अल्टरनेटिव कॉस्ट विद सिमिलर मेरिट, कई बार एक से ज्यादा अल्टरनेटिव हो सकते हैं जो इसे हम चुन सकते हैं। कीपिंग इन व्यू द अनसर्टेनिटी ऑफ फ्यूचर, फ्यूचर की अनिश्चितताओं को ध्यान में रखते हुए it is justifiable to select more than one alternative। तो ये तो मैं पहले से बता चुका कि हमेशा हमें एक से ज्यादा अल्टरनेटिव सेलेक्ट करने चाहिए, क्योंकि फ्यूचर में कभी भी बेटे चेंजेस आ सकता है। फ्यूचर में चेंजेस आया मान लीजिए और पहला अल्टरनेटिव आपका फेल हो गया तो आप बैठे रह जाओगे मार्केट में। तो आपको दो अल्टरनेटिव सेलेक्ट करने हैं, पहला फेल हो जाए तो तुरंत आप सेकंड पर मूव कर जाए, ठीक है। प्लान तैयार करने होते बेटे, जैसे बैट्समैन है मान लीजिए कोई क्रिकेट में, हमने उसके लिए एक प्लान तैयार किया भाई, ठीक है, कि सीधी गेंद से फेंक इसे आउट करना है। वो सीधी गेंदों से आउट नहीं हो रहा तो कुछ ना कुछ तो नया करना पड़ेगा, आउट स्विंग या इन स्विंग उसे डालनी पड़ेगी बेटे। इसी तरह बिजनेस में होता है, जब एक प्लान आपका काम नहीं हो पा रहा है, सक्सेसफुल नहीं हो पा रहा है, तो आपको फिर दूसरे प्लान पर जाना पड़ता है और फिर सक्सेस हासिल करने की कोशिश करनी पड़ती है। इसीलिए कहा जाता है कि बिजनेस में हमेशा दो प्लान या दो अल्टरनेटिव अपने पास रखने चाहिए। वन ऑफ सच अल्टरनेटिव इज अडॉप्टेड एंड अदर इज केप्ट रिजर्व। एक अल्टरनेटिव को बेटे सेलेक्ट करें, दूसरे को रिजर्व में रखें। इन केस ऑफ फ्यूचर फोरकास्ट प्रूव रॉन्ग, अगर हमारी फोरकास्टिंग रॉन्ग प्रूफ हो जाती है और पहला अल्टरनेटिव प्राप्त करना इम्पॉसिबल हो जाता है तो तुरंत हम दूसरे अल्टरनेटिव पर जा सकते हैं। तो हमें बेटे अल्टरनेटिव सेलेक्ट करने चाहिए। सिक्स्थ है इंप्लीमेंटिंग द प्लान। इंप्लीमेंटेशन का मतलब होता है लागू करना, इंप्लीमेंटिंग द प्लान। हमने जो भी ऑप्शन सेलेक्ट किया है, जो भी अल्टरनेट सेलेक्ट किया है, अब उस पर हमें अपना प्लान लागू करना है। अब हमें उस प्लान पर आगे बढ़ना है, उसको बेटे आगे लेकर जाना है। तो देखिए, आफ्टर हैविंग डिसाइडेड द चीफ प्लान, मुख्य प्लान तैयार करने के बाद, एंड द सब्सिडियरी प्लान, और एक दूसरा प्लान तैयार करने के बाद, दे आर टू बी इम्प्लीमेंटेड, उन्हें लागू कराया जाता है। After implementing the plan, the sequence of different activities has to be decided। प्लान तैयार करने के बाद बेटे उनकी सीक्वेंस तैयार की जाती है। In other words, it is decided as who will do a particular job। यानी कि बेटे प्लान तैयार करने के बाद बताया जाता है कौन करेगा, कब करेगा, कैसे करेगा, ठीक है, किस समय पर होगा, यानी उस प्लान को कब एग्जीक्यूट में लाएंगे, कब उसको बेटे इंप्लीमेंट करेंगे, ये सब चीजें डिसाइड की जाती है। और लास्ट है फॉलो ऑफ द एक्शन। प्लान इंप्लीमेंट होने के बाद उसके ऊपर एक्शन लिया जाता है, उसके ऊपर बेटे काम किया जाता है, जो हमने डिसाइड किया है वो कार्य किया जाएगा। तो फॉलो ऑफ द एक्शन। तो द प्रोसेस ऑफ प्लानिंग डज नॉट एंड विद द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ प्लान। प्लान को लागू करने से बेटे, ठीक है, काम खत्म नहीं होता। प्लान को लगातार मॉनिटर करना पड़ता है, लगातार देखना पड़ता है कि कार्य हो रहा है या नहीं हो रहा बेटे, ठीक है। केवल प्लान को लागू करने से चीजें नहीं होती, काम करने से चीजें होती है। तो हमें लगातार चेक करना है कि एक्शन परफॉर्म हो रहा है या नहीं हो रहा, कार्य सही ढंग से सही समय पर हो रहा है या नहीं हो रहा।
So the process of planning does not end with the implementation of plan. तो प्लान के लागू होने से नहीं होता. Plan are formulated for future. प्लान जो है फ्यूचर के लिए तैयार होते हैं and future is uncertain. और फ्यूचर अनिश्चित होता है. So it is of a great importance that there is a constant review of plan. इसीलिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि हम प्लान को लगातार रिव्यू करते रहें, लगातार देखते रहें कि भाई प्लान सही चल रहा है या नहीं चल रहा है बेटे. तो प्लान को लगातार हमें रिव्यू करना है. ठीक है. द मोमेंट दे अपीयर्स टू बी चेंजेस इन assumption, जैसे हमें लगता है कि भाई हमारे assumption में कोई चेंजेस आया, कोई परिवर्तन आया, एनवायरमेंट में कोई चेंजेस आ चुका है, ठीक है, देयर शुड बी कॉरस्पॉन्डिंग चेंज इन द प्लान. तो उस चेंजेस के अनुसार हमें अपनी प्लानिंग को भी चेंज करना है बेटे. इन दिस वे वी कैन प्लानिंग इज अ कंटिन्यूअसली प्रोसेस. तो इसीलिए जो प्लानिंग है वो कंटिन्यूअस प्रोसेस होता है बेटे. तो आज हमने आपको दो नए टॉपिक सिखा दिए हैं. पहला टॉपिक था बेटे लिमिटेशन ऑफ प्लानिंग और दूसरा टॉपिक हमारा था प्रोसेस ऑफ प्लानिंग. ठीक है. अब किसी को कोई प्रॉब्लम है, किसी को कोई चीज समझ नहीं आई तो वो बता सकता है. बताओ बेटे कोई चीज समझ नहीं आई हो तो. एनीबडी हैज एनी प्रॉब्लम यू कैन आस्क. पलक, पलक कोई प्रॉब्लम है तो पूछो बेटे. रिजिडिटी बेटे स्थिरता. जो चीज चेंज नहीं हो सकती वो रिजिड है, वो रूढ़ है बेटे, रूढ़िवादी है, वो चेंज नहीं हो पाएगी. तो प्लानिंग रिजिडिटी क्रिएट करती है क्योंकि एक बार आपने प्लान तैयार कर दिए, मान लो आपने अगले 1 साल के लिए प्लान तैयार कर दिए, तो अब सोच के देखिए वो प्लान रिजिड हो चुकी है बेटे. ठीक है, वो स्थिर हो चुके हैं. अब उनमें चेंजेस करना बहुत मुश्किल हो जाएगा. चेंजेस करने के लिए पूरे प्लान को आपको बदलना पड़ जाएगा बेटे. तो इसीलिए प्लानिंग रिजिडिटी क्रिएट करते हैं. स्थिरता आप कह सकते हो इसे हिंदी में, स्थिर रहना. स्थिर का मतलब तो आपको पता ही है जिसमें चेंजेस नहीं किए जा सके. तो प्लानिंग में छोटे मोटे चेंजेस तो अलाउड हो सकते हैं लेकिन बड़े चेंजेस हम नहीं कर सकते. इसीलिए प्लानिंग रिजिडिटी क्रिएट करती है, स्थिरता लेकर आती है. और आरती बेटे, आरती आपको कोई प्रॉब्लम है तो बताओ. कौन कौन से बच्चे जुड़े हुए मैं एक बार देखना चाहता हूँ. कैसे देखते हैं ये बच्चे. प्रियंका भी जुड़ी हुई है हमारे साथ. प्रियंका आपको कोई प्रॉब्लम है तो बताओ. कोई प्रॉब्लम नहीं है. ओके. मोहित जुड़ा हुआ है मेरे साथ. मोहित, मोहित कोई प्रॉब्लम है तो बताओ. मोहित, लगता है मोहित को आवाज नहीं आ रही. साक्षी मेरे साथ जुड़ी हुई है. साक्षी कोई प्रॉब्लम है तो बताओ आप. साक्षी नो. मिंटू जुड़ा हुआ है हमारे साथ. मिंटू, मिंटू आप बताओ कोई प्रॉब्लम हो तो. ओके बेटे. नेहा, नेहा जुड़ी हुई है हमारे साथ. नेहा कोई प्रॉब्लम. कामना जुड़ी हुई है हमारे साथ. कामना कोई प्रॉब्लम. कामना. सुदेश जुड़ा हुआ है. सुदेश, सुदेश कोई प्रॉब्लम. सुदेश. और परवीन जुड़ा हुआ है हमारे साथ लास्ट में. परवीन महलावत. परवीन कोई प्रॉब्लम. नो. ओके बेटे, थैंक यू वेरी मच. आपकी क्लास यहीं खत्म होती है. स्टे होम, स्टे सेफ. बाकी बच्चों से कहिए कि क्लास टाइम पर ले, लगातार आए बेटे. ठीक है. थैंक यू वेरी मच. यू कैन बनाओ. थैंक यू.